गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम करेंगे आपका लेक्चर नंबर 10 ऑफ योर चैप्टर फर्स्ट, दैट इज सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो बेटा हम मोल कंसेप्ट पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था कि मोल को आप कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो। तो इससे पहले वाले वीडियो लेक्चर में हमने पढ़ा था मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, कि अगर किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी आपको गिवन है तो वो मोल्स के टर्म्स में आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे। तो आज हम आपका सेकेंड रिप्रेजेंटेशन लेके चलेंगे, जो कि है आपका मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, या फिर मैं कहूं मोल इन टर्म्स ऑफ मास। तो यहाँ पे बेटा मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूंगी कि केमिस्ट्री के केस में हम मास और वेट को एक समान ही मान के चलते हैं। फिजिक्स में आपका मास और वेट का कंसेप्ट अलग होता है, क्योंकि हम केमिस्ट्री में आपके ग्रेविटेशनल फोर्स को कंसिडर नहीं करते। इसीलिए हमारे लिए केमिस्ट्री के लिए आपका मास और वेट एक ही चीज होती है। ठीक है, तो चाहे आपको मोल इन टर्म्स ऑफ वेट गिवन हो या फिर मोल इन टर्म्स ऑफ मास गिवन हो, आपको जो मैं आज मेथड करवाऊंगी उसी के थ्रू आपको अपने न्यूमेरिकल्स करने हैं। ठीक है, तो बेटा जैसे आप मार्केट में जाते हो, आप बोलते हो कि मुझे आप कुछ भी सब्सटेंस लेने जाते हो, आप कहते हो मुझे 1 kg चाहिए। दैट मीन्स शॉपकीपर आपको क्या देता है, 1 kg आप कोई सब्सटेंस मांग रहे हो तो वो क्या देता है आपको 100 ग्राम्स की टर्म्स में दे देता है। यानी कि अगर आप 1 kg राइस मांग रहे हो या फिर 1 kg दाल मांग रहे हो तो वो आपको क्या देता है 1000 ग्राम राइस देता है, 1000 ग्राम आपको क्या शुगर देता है। जो भी चीज आपको चाहिए, जो भी सब्सटेंस चाहिए केजी के टर्म में, तो उसको अगर हम ग्राम के टर्म में ले तो 1 kg में आपके कितने होते हैं 1000 ग्राम्स होते हैं। बट अगर आपसे मैं ये पूछूं कि अगर आपके पास 2000 ग्राम्स गिवन है, अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास किसी सब्सटेंस के 2000 ग्राम है, दैट मीन्स केजी में कितना अमाउंट होगा उसका, तो आपको कैलकुलेट करना है कि केजी में कितना अमाउंट होगा। तो केजी अगर आपको कैलकुलेट करना हो तो आप क्या कहते हो कि जितना आपका मास या फिर वेट जितना किसी भी सब्सटेंस का गिवन है वो डिवाइडेड बाय रेफरेंस वैल्यू। रेफरेंस वैल्यू आपकी क्या है 1000 ग्राम पर केजी, यानी कि ये यूनिट है 1000 ग्राम पर केजी का मतलब होता है पर केजी कितना ग्राम है 1000 ग्राम है। तो जब हम रेफरेंस आपकी कुछ भी गिवन जो वेट है आपका किसी भी सब्सटेंस का, उसको जब डिवाइड करते हैं रेफरेंस वैल्यू से, तब जाके हमारा आपका जो आंसर आता है वो केजी में आता है। कैसे, जैसे अगर हम यहाँ से निकाले तो ये आपका क्या हो गया फॉर्मूला हो गया। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें, मैंने आपको कितना मास गिवन था 2000 ग्राम्स मैंने आपको गिवन दिया था। 2000 ग्राम्स में मैंने आपको पूछा था कितने केजी होते हैं। ठीक है, तो अगर 2000 ग्राम्स को मैं डिवाइड करूं रेफरेंस वैल्यू से, दैट इज 1000 ग्राम पर केजी, की 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। तो ग्राम से आपका ग्राम कैंसिल, ये केजी आपका ऊपर आ जाएगा और आपका जो आंसर होगा वो क्या आएगा केजी के टर्म्स में आपका आएगा, या मैं कहूँ यहाँ पे आपका आंसर आएगा 2 kg। ठीक है बेटा, दैट मीन्स आपका क्या है कि कभी भी किसी भी सब्सटेंस का आपको केजी के फॉर्म में वेट निकालना हो तो आप क्या कर रहे हो यहाँ पे कि जो आपका गिवन वेट है, जो भी गिवन वेट है उसको जब हम डिवाइड करते हैं आपकी रेफरेंस वैल्यू से, तो आपका आ जाता है आंसर केजी में कि आपको कितने केजी रिक्वायर्ड है या फिर कितने केजी गिवन है। अब अगर हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई बेटा कि आप जब केजी में लेने जा रहे हो या ग्राम में आप कुछ सब्सटेंस लेने जा रहे हो मार्केट में तब। बट अगर मैं बात करूं कि आप मोल्स में लेने जा रहे हो, मान लो आप क्या बोलते हैं, ये शॉपकीपर से जाके कहते हो कि मुझे 1 मोल राइस चाहिए, दैट मीन्स कितना मास मिलेगा। जैसे आपने कहा 1 kg राइस चाहिए तो उसने आपको 1000 ग्राम राइस दिया था। बट अगर बात करें कि 1 मोल राइस चाहिए तो उसमें आपको कितना मास मिलेगा, या मैं कहूँ कितना वेट मिलेगा। तो 1 मोल में कितना वेट होता है, 1 मोल में हमेशा जिस भी सब्सटेंस का आप
मोल ले रहे हो उसी का एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के बराबर मास होता है। दैट मीन्स आप कह सकते हो 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास, एक ही बात है, मोलर मास या वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, मान लो अगर आप क्या बोलते हैं राइस लेने जा रहे हो तो 1 मोल ऑफ राइस कितना होगा उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास में। ठीक है, अब मैं केमिस्ट्री के टर्म्स में बता रही हूँ, पहले मैं एग्जांपल आपको केजी में यहाँ राइस लिया था इसलिए मैंने 1 मोल ऑफ राइस बताया था। बट अगर मैं आपकी केमिस्ट्री के टर्म्स में बोलूं कि मुझे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम चाहिए, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, आप जाके आप शॉपकीपर के पास जा रहे हो और ये पूछ रहे हो कि मुझे 1 मोल ऑफ कार्बन एटम दे दो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 मोल में कितने कार्बन एटम आएंगे, कितने कार्बन एटम का मास आएगा, कितना कार्बन का मास आपको मिलेगा। तो 1 मोल में हमेशा मास कितना होता है, अगर आप एटम का 1 मोल ले रहे हो तो एटॉमिक मास के बराबर होगा, और अगर आप मॉलिक्यूल का 1 मोल ले रहे हो उसमें कितना मास होगा, 1 मोल ऑफ एनी मॉलिक्यूल या मैं कहूँ 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, तो वो किसके बराबर होगा, उसके उस सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ठीक है, तो यहाँ अगर यहाँ से हमें एक फॉर्मूला मिल गया है कि आप क्या लिख सकते हो, मोल को हमने किससे रिप्रेजेंट किया था, n से। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो देखो बेटा नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे आपने क्या किया था 1 kg में आपके 1000 ग्राम थे, तो यहाँ से हमें रेफरेंस मिल गया है मास का भी। जैसे आपने 1 kg में कितना मास होता है, 1000 ग्राम होते हैं किसी भी सब्सटेंस के, जो भी सब्सटेंस आप लेना चाहते हो। ऐसे ही 1 मोल में कितना मास होता है, मास के टर्म्स में अगर हम मोल को रिप्रेजेंट करें तो 1 मोल में कितना मास होता है किसी भी सब्सटेंस का, उसके एटॉमिक मास या फिर अगर मॉलिक्यूल की बात हो रही है तो उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। यानी कि अगर हम जैसे हमने केजी का फॉर्मूला निकाला था, केजी को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला निकाला था, वैसे ही अगर हम नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला निकाले तो आप लिख सकते हो कि वेट इन ग्राम्स या फिर मास इन ग्राम्स, किसी भी सब्सटेंस का जो मास गिवन मास है ग्राम्स में अपॉन एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल है आपका तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास साथ के साथ उसकी यूनिट होगी ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ये ग्राम से ग्राम आपका कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा मोल्स में। तो आप कह सकते हो यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला मिल गया है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं इन टर्म्स ऑफ मास, कि किसी भी सब्सटेंस का आपको मास गिवन है, उसमें अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं तो आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, गिवन मास या फिर गिवन वेट डिवाइडेड बाय, अगर आपका एटम गिवन है, एटम का वेट गिवन है तो डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास, बट अगर मॉलिक्यूल का गिवन है तो डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। ठीक है बेटा, तो ये हो गया। तो हम कुछ एग्जांपल्स करके देखते हैं। देखो बेटा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप मार्केट जाते हो और मार्केट में जाके आप मांगते हो कि आपको 1 kg, आप शॉपकीपर से मांगते हो कि 1 kg आपको टेबल सॉल्ट दे दो। टेबल सॉल्ट आपका क्या होता है, NaCl। ठीक है, तो अगर आप मार्केट में जाके ये बोलते हो मुझे 1 kg टेबल सॉल्ट दे दो, दैट मीन्स शॉपकीपर आपको 1000 ग्राम टेबल सॉल्ट देगा, मास के फॉर्म में या फिर हम कह सकते हैं वेट के फॉर्म में। उसने आपको कितना टेबल सॉल्ट दिया, 1000 ग्राम्स दिया। ठीक है, अब बात अगर हम यहाँ करें कि अगर आप 1 मोल मांगते हो उससे जाके, कि शॉपकीपर से जाके बोलते हो कि मुझे 1 मोल ऑफ टेबल सॉल्ट दे दो, दैट मीन्स आपका कितना मास देगा वो आपको, 1 मोल आपने मांगा है तो मोल्स के टर्म में वो आपको कितना मास देगा, 1 मोल में टेबल सॉल्ट का कितना मास होता है। आप देख सकते हो आपका क्या है, NaCl क्या होता है, मॉलिक्यूल होता है। मॉलिक्यूल कैसे, Na रिप्रेजेंट सिंगल एटम ऑफ सोडियम एलिमेंट, Cl रिप्रेजेंट सिंगल एटम ऑफ
क्लोरीन एलिमेंट, तो जब दो एटम आपके साथ में कंबाइन होते हैं तो दे ऑलवेज फॉर्म मॉलिक्यूल। तो आप देख सकते हो कि आपने क्या मांगा है, मॉलिक्यूल का 1 मोल मांगा है। किस मॉलिक्यूल का? सोडियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल का 1 मोल मांगा है। तो यानी कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड विल ऑलवेज बी इक्वल टू द मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, विल ऑलवेज बी इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास, या फिर आप मोलर मास बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि आपको 1 मोल अगर आप NaCl मांगते हो तो आपको कितना मास मिलेगा? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर मास मिलेगा। उसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? तो देखो मॉलिक्यूलर मास हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखो आपका NaCl है, Na क्या है आपका? Na का मास Na का एटॉमिक नंबर 11, मास होता है 23। Cl जो है एटॉमिक नंबर 17, मास होता है 35.5। तो अगर आप इनको ऐड करोगे 23 ग्राम प्लस आपका क्या है, ये आपका 35.5 ग्राम को अगर आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा 58.5 ग्राम, ठीक है। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? ग्राम पर मोल, ठीक है। ग्राम पर मोल का मतलब क्या है कि 1 मोल NaCl में आपको इतना ग्राम मिलेगा। दैट मीन्स पर मोल आपको इतना ग्राम मिलेगा, इसलिए इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ठीक है। अगर आप 1 मोल ऑफ NaCl की बात करते हो, मार्केट में जाके अगर आप पूछते हो मेरे को 1 मोल ऑफ NaCl दे दो, 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड दे दो, तो आपको कितना देगा वो? 58.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड देगा, ठीक है। अगर आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर आप सपोज आप जाके बोलते हो कि मुझे 1 kg शुगर दे दो, आप शॉपकीपर से जाके बोलते हैं मुझे 1 kg शुगर दे दो, आपको 1 kg शुगर आपने मांगी है, कितनी शुगर देगा वो? आपको 1000 ग्राम्स में देगा, ठीक है। कितना देगा? 1000 ग्राम में। बट अगर आप सेम जाके उसको बोलते हो कि मुझे 1 मोल ऑफ शुगर दे दो, 1 मोल शुगर दे दो, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हम केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, तभी आपको पता लगेगा कि 1 मोल शुगर में कितना मास आता है शुगर का, ठीक है। तो शुगर का फॉर्मूला होता है C12H22O11, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं 1 मोल शुगर की, आप देख सकते हो ये मॉलिक्यूल है, इसमें कार्बन के एटम, हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम साथ में कंबाइन है, 3 टाइप के एटम कंबाइन है, तो यानी कि ये क्या है? मॉलिक्यूल। यानी कि 1 मोल ऑफ दिस सब्सटेंस विल ऑलवेज बी इक्वल टू इट्स मॉलिक्यूलर मास। तो इसका मॉलिक्यूलर मास आप कैसे कैलकुलेट करोगे? बहुत इजी है। आप क्या है, यहाँ कार्बन कितने हैं? 12 कार्बन है, और आपको पता है 1 कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 ग्राम, ठीक है, 12 ग्राम होता है। प्लस आपके हाइड्रोजन कितने हैं? 22 हाइड्रोजन है आपके, और 1 हाइड्रोजन एटम, 22 हाइड्रोजन एटम है, तो 1 हाइड्रोजन एटम का मास कितना होता है? 1 ग्राम होता है। प्लस ऑक्सीजन कितने हैं आपके? 11 ऑक्सीजन एटम्स हैं, और एक एटम का मास कितना? 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास कितना होता है आपका? 16 ग्राम होता है, ठीक है। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो देखो 12 144 ग्राम प्लस 22 ग्राम प्लस 176 ग्राम, जो कि आपका टोटल आएगा 342 ग्राम पर मोल, ठीक है। यानी कि आप जब भी जाके 1 मोल शुगर मांगोगे तो शॉपकीपर आपको कितना देगा? 342 ग्राम्स देगा। यानी कि पर मोल, 1 मोल शुगर में हमेशा 342 ग्राम्स होगा, तो आप कह सकते हो 342 ग्राम्स ऑफ शुगर पर मोल, ठीक है, कि 1 मोल में हमेशा आपके कितने ग्राम्स होंगे? शुगर के कितने होंगे? 342 ग्राम। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये फॉर्मूला हमने वेरीफाई कर लिया कि क्या, अगर आपको किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल लेना है, 1 मोल का मास बताना है कि 1 मोल में कितना मास आएगा किसी भी सब्सटेंस का, तो वो उसके एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। कैसे? कि अगर आपसे ये पूछा जा रहा हो, जैसे आप ले रहे थे 1 मोल में कितनी क्वांटिटी आती है? 6.022 × 10⁻23
क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, चाहे आप कोई सा भी सब्सटेंस ले रहे हो, एटम ले रहे हो तो उतने एटम होंगे, मॉलिक्यूल ले रहे हो तो उतने मॉलिक्यूल लेंगे। तो ऐसे ही अगर 1 मोल मास के केस में अगर आप 1 मोल एटम का मांग रहे हो, किसी पर्टिकुलर एटम का मांग रहे हो, तो उसमें एटॉमिक मास लेंगे उस एटम का। और अगर आप 1 मोल किसी मॉलिक्यूल का मांग रहे हो, जैसे हम ये मॉलिक्यूल देख रहे थे, तो वो किसके बराबर होगा, उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। ठीक है, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। ऐसे ही अगर आप जाके मार्केट से ये बोलते हो कि मुझे 1 kg ग्लूकोज दे दो, ग्लूकोज दे दो, तो वो आपको कितना ग्लूकोज देगा, मास के टर्म में या ग्राम के टर्म में बात करें तो वो आपको 1000 ग्राम ग्लूकोज देगा। ठीक है, अब हम अगर केमिस्ट्री के टर्म्स में बात करें तो आपने उसे जाके बोला कि मुझे 1 मोल ग्लूकोज दे दो। ठीक है, अब आपको 1 मोल ग्लूकोज में कितना मास होता है ये निकालने के लिए ये पता होना चाहिए कि ग्लूकोज का फॉर्मूला कितना है, क्या है। तो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बेटा C6H12O6। ठीक है, तो इससे आप देख सकते हो ये क्या है, मॉलिक्यूल है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, यानी कि 1 मोल ऑफ ग्लूकोज में कितना मास होगा, ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर मास के बराबर मास होगा। ठीक है, तो ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर मास आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे किया था। कितने कार्बन है इस मॉलिक्यूल में, 6, एक कार्बन का मास होता है 12 ग्राम, प्लस हाइड्रोजन कितने हैं 12, एक हाइड्रोजन का मास होता है 1 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन कितने हैं आपके 6, एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम। तो यहां से अगर आप टोटल करोगे तो ग्लूकोज का मास आपका आएगा 180 ग्राम। ठीक है, तो देख सकते हो आप कि हमने ग्राम्स के टर्म्स में, अगर हम केजी ले रहे हैं तो हमारा ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है, बट अगर हमारे काम का क्या चीज है, ये तो मैंने आपको रेफरेंस के लिए बताया था। ठीक है, ताकि आप रिलेट कर सको इसको। बट अगर हमारे लिए काम की क्या चीज है, केमिस्ट्री की टर्म, दैट इज मोल। तो अगर बात की जाए कि मोल में कितना वेट होता है, किसी भी पर्टिकुलर 1 मोल 2 मोल 3 मोल में कितना आपको सब्सटेंस का वेट मिलेगा, यानी कि टॉपिक देखो क्या है, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट। तो मोल को वेट के टर्म्स में बात की जाए तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस का उसके एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास के बराबर होता है। ठीक है, तो हम एक इसी कंसेप्ट को लेके, इसी फॉर्मूले को लेके हम एक टेबल ड्रॉ करेंगे जिसमें हम मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे। उनको आप अच्छे से याद करोगे ताकि आप जब भी क्वेश्चन करो, न्यूमेरिकल करो, आपके न्यूमेरिकल करने में आपको आसानी हो, हर बार आपको कैलकुलेट करना ना पड़े। ठीक है, उससे पहले मैं आपको यहाँ एक और बात बता देती हूँ बेटा कि अगर आपको यहाँ तो बात थी कि क्वेश्चन में आपका पूछा है नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ अगर आपका पूछा है नंबर ऑफ मोल्स की गिवन मास में कितना मोल्स है तो नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला। बट अगर आपको पूछा है, आपका वेट पूछा है ग्राम में कि आपको मोल्स दिए हुए हैं और ये पूछा है कि इस इतने गिवन मास में या इतने गिवन वेट में आपके कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे, तो सेम फॉर्मूला वही रहेगा। सिर्फ क्या होगा, ये आपका जो एटॉमिक मास अपॉन ये वेट अपॉन एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास था, ये जो नीचे की टर्म है ये आपकी ऊपर चली जाएगी। देखो यहाँ देख सकते हो ये वाली टर्म ऊपर जाएगी तो आपका बनेगा क्या, n मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास। यानी कि किसी भी सब्सटेंस का अगर आपको वेट पूछा है कि और क्या गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन, किसी भी सब्सटेंस का नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है और पूछा है इतने मोल्स में कितना वेट होगा, तो आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि है वेट इन ग्राम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। ठीक है, जिस सब्सटेंस के आपके नंबर ऑफ मोल्स आपको गिवन है उस सब्सटेंस का अगर आपको वेट निकालना है तो वो आप इस फॉर्मूले के हेल्प से निकाल सकते हो। अब हम अपने टेबल की तरफ चलते हैं। देखो तो देखो बेटा, सबसे पहले हम लेंगे आपका कि अगर आपका क्या पूछा है 1 मोल ऑफ NaCl, 1 मोल ऑफ NaCl अगर पूछा है, 1 मोल NaCl मॉलिक्यूल में कितने आपका मास आएगा, तो आपका अभी हमने कैलकुलेट किया था दैट इज 58.5 ग्राम्स। ठीक है, अब बात करते हैं हम आपका सेकंड जो है, अगर 1 मोल ऑफ शुगर का पूछा है, 1 मोल ऑफ
शुगर का फॉर्मूला क्या था? C12H22O11। तो अभी हमने कैलकुलेट किया था बेटा, कितना आया था आपका? 342 ग्राम। यानी कि 1 मोल शुगर में हमेशा इतना मास होगा। ठीक है, कितना मास है ये? इसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, क्योंकि हम मॉलिक्यूल का मोल ले रहे हैं तो मास भी उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। हम एटम का भी लेके देखेंगे, एटम के केस में उसका मास जो होगा एटॉमिक मास के बराबर होगा। थर्ड, अगर हम देखें कि आपका 1 मोल ऑफ ग्लूकोज दैट इज C6H12O6 में कितना है आपका मास? 180 ग्राम, जो अभी हमने कैलकुलेट करके देखा था। ठीक है, ये तो हमने तीनों कैलकुलेट करके देखे थे। अब हम वो करेंगे जो कि आपके नॉर्मली बहुत बार क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, तो वो ले लेते हैं 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड दैट इज H2SO4। 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड में कितना वेट होता है? हमेशा 98 ग्राम्स के बराबर होता है। ठीक है बेटा, अब नेक्स्ट बात करें 1 मोल ऑफ यूरिया। यूरिया की अगर बात करें, यूरिया का फॉर्मूला होता है आपका NH2CONH2। तो 1 मोल ऑफ यूरिया में जो है हमेशा मास होता है वो है 60 ग्राम। कैसे कैलकुलेट कर सकते हो? देखो, यूरिया आपका क्या है? मॉलिक्यूल है, यानी कि 1 मोल ऑफ यूरिया मॉलिक्यूल में कितना मास होगा? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। मॉलिक्यूलर आप मास कैसे कैलकुलेट करोगे? नाइट्रोजन का जितना मास है प्लस आपके हाइड्रोजन का मास है मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, प्लस कार्बन का मास प्लस ऑक्सीजन का मास प्लस नाइट्रोजन का मास प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय हाइड्रोजन का मास। जैसे हमने पहले वाले इससे पहले मैंने आपको 3 एग्जांपल ये तीनों कैलकुलेट करके दिखाए थे, ऐसे ही आपका निकलेगा। नेक्स्ट, अगर हम सिक्स्थ मॉलिक्यूल की बात करें तो 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड होता है आपका CH3COOH। 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड में हमेशा 60 ग्राम मास होता है। ठीक है, कि 1 मोल ऑफ एसिटिक एसिड मॉलिक्यूल में कितना मास होगा, कितना वेट होगा? 60 ग्राम। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें 1 मोल ऑफ नाइट्रिक एसिड, जो कि आपका होता है HNO3। नाइट्रिक एसिड की बात करें बेटा तो उसमें होता है आपका 63 ग्राम। ठीक है, कि 1 मोल नाइट्रिक एसिड में कितना ग्राम होता है? नाइट्रिक एसिड के मॉलिक्यूलर मास के बराबर। तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हो। एक हाइड्रोजन में मास कितना? 1 ग्राम, प्लस नाइट्रोजन में मास कितना? 14 ग्राम, प्लस ऑक्सीजन कितने? 3, तो प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम। तो इन सबको ऐड करोगे तो आपका आएगा 63 ग्राम। नेक्स्ट अगर हम देखें 1 मोल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट दैट इज KMnO4। 1 मोल पोटेशियम परमैंगनेट में कितना मास होता है? हमेशा 158 ग्राम्स के बराबर होता है। ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट। K क्या है? पोटेशियम है। Mn क्या है? मैग्नीज है, जिसके ऊपर एटॉमिक मास होता है 26। और ये आपका क्या है? ऑक्सीजन। कितने ऑक्सीजन है? 4। तो 4 से आप 16 को मल्टीप्लाई करके फिर इसमें ऐड करोगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 9th जो है आपका 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। Ca फॉर कैल्शियम और CO3 कैल्शियम कार्बोनेट की अगर बात करें कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट में कितना मास होगा, कितना मास आपको मिलेगा? दैट इज 100 ग्राम। तो अगर आप कभी भी 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट की 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट मॉलिक्यूल में कितना मास होगा? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। कैल्शियम एटम का एटॉमिक मास होता है 40, कार्बन है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन कितने हैं? 3 है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 16 को आप करोगे, इनमें ऐड करोगे इन तीनों को, तो आपका मिलेगा 100 ग्राम। नेक्स्ट अगर बात की जाए आपकी 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH।
तो 1 मोल ऑफ NaOH में कितना होता है? 1 मोल ऑफ NaOH में हमेशा होता है बेटा आपका 40 ग्राम। ठीक है, 1 मोल NaOH में कितना होता है? 40 ग्राम। दैट मीन्स 1 मोल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल, सोडियम हाइड्रोक्साइड मॉलिक्यूल का अगर 1 मोल लिया जाए तो उसमें मास कितना होगा? उस मॉलिक्यूल का यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के मॉलिक्यूलर मास के बराबर 1 मोल और सोडियम हाइड्रोक्साइड में होगा मास। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट एटम्स का केस ले लेते हैं। ये तो आपके सारे क्या थे? मॉलिक्यूल्स के केस थे। अगर हम एटम का केस ले तो आपका क्या है? 1 मोल ऑफ मान लो हमने लिया कैल्शियम एटम, तो 1 मोल कैल्शियम एटम में कितना मास होगा? उसके एटॉमिक मास के बराबर, यानी कि एटॉमिक मास कैल्शियम का कितना है? 40 ग्राम। अगर हम गैस की बात करें तो हमने मान लो, आप ले लो 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितना मास होगा? 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड में कितना मास होगा? तो CO2 आपका क्या होता है? मॉलिक्यूल है आपका ये, क्योंकि कार्बन एटम कंबाइन हुआ है ऑक्सीजन एटम के साथ, तो CO2 मॉलिक्यूल में कितना मास होगा? 1 मोल ऑफ CO2 मॉलिक्यूल में कितना मास होगा? उसके मॉलिक्यूलर मास के बराबर, यानी कि कार्बन का कितना है? 12 ग्राम प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई बाय 16 ग्राम, दैट इज इक्वल टू 44 ग्राम। आपका कितना आएगा? 44 ग्राम। तो बेटा ये आपको सारे लर्न करने हैं, क्योंकि ये जो है आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा, या मैं कहूँ एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आप इनको लर्न कर लो तो बेटर है। क्योंकि अगर आप हर जगह ये सारे कैलकुलेट करोगे, एडिशन कर रहे हो, मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा। इसीलिए मैं आपको एडवाइस करूंगी कि इन 12 मॉलिक्यूल्स का आप मॉलिक्यूलर मास जरूर याद कर लो। ठीक है, अब बात करते हैं, कुछ होमवर्क दे देती हूँ जिसको आपको इसी मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। आपका 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट NaCO3 में कितना मास होता है? ग्राम्स में निकालना है आपको। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट देखो 1 मोल ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट में कितना होता है? NaHCO3 में, ये भी आपको ग्राम्स में निकालना है। अगर मैं आपको दे दूं 1 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस में कितना मास होता है? ये भी आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखें 1 मोल ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 में कितना मास होता है? ये भी आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट अगर हम देखें 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड C6H5COOH, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो 1 मोल ऑफ बेंजोइक एसिड में आपका कितना मास होता है? ग्राम्स में। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें 1 मोल ऑफ H3PO4 में कितना मास होता है? ग्राम्स में। ये भी आपको कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट आपका क्या है? 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस में कितना आपका मास होता है? ग्राम्स में। ठीक है, तो ये बेटा आपका होमवर्क है जो कि आपको करना है। इसको ट्राई जरूर करके देखना, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, तभी आपको इन मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करना आएगा, और तभी इस पे बेस्ड आप क्वेश्चंस कर सकते हो। ठीक है, तो हम कुछ न्यूमेरिकल्स करके देख लेते हैं कि किस टाइप के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं मोल कंसेप्ट से, वो भी मोल इन टर्म्स ऑफ वेट, यानी कि वेट के टर्म्स में जब आपको मोल कैलकुलेट करना हो या फिर मोल गिवन हो, वेट कैलकुलेट करना हो, तो कैसे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं वो देखो। तो देखो पहला क्वेश्चन हम करते हैं, पहला न्यूमेरिकल, दैट इज मान लो आपको गिवन है 0.49 ग्राम्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आपको गिवन है, सल्फ्यूरिक एसिड आपको गिवन है। ठीक है, 0.49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज गिवन। आपको फाइंड करना है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, कि इतने ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स होते हैं,
तो आपको क्या है, वेट गिवन है ग्राम्स की टर्म्स में बेटा, आपको वेट गिवन है, आपको कैलकुलेट करना है, दैट इज एन। एन आपका क्या है, नंबर ऑफ मोल्स आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको एन कैलकुलेट करने के लिए आपका क्या फॉर्मूला यूज किया था, हमने ये फॉर्मूला यूज किया था, दैट इज नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू वेट ऑफ सब्सटेंस, गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, अपॉन उस सब्सटेंस का, अगर आपका सब्सटेंस जो गिवन सब्सटेंस है एटम है तो हम एटॉमिक मास लेंगे, या फिर मल्टीप्लाई नहीं आएगा, अगर आपका मॉलिक्यूल है तो हम मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड होता है बेटा आपका H2SO4। H2SO4 एटम है या मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा टाइप के एटम है, हाइड्रोजन एटम, सल्फर एटम एंड ऑक्सीजन एटम। यानी कि आप कैसे कैलकुलेट करोगे, नंबर ऑफ मोल्स, देखो हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करोगे, वेट, गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि हम मॉलिक्यूल का, सल्फ्यूरिक एसिड के मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल लिया है आपने, मॉलिक्यूल का आपको गिवन मास है, तो हम यहाँ पे फॉर्मूले में मॉलिक्यूलर मास लेंगे, ठीक है। तो इसका अगर हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करें तो n इक्वल टू वेट आपको कितना गिवन है, 0.49 ग्राम्स गिवन है, साथ में आपका मॉलिक्यूलर मास अभी हमने देखा था कितना होता है सल्फ्यूरिक एसिड का, 98 ग्राम होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का 98 ग्राम पर मोल होता है, यानी कि एक मोल में 98 ग्राम होता है, इसलिए हम लिख सकते हैं इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है 98, और उसकी मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ग्राम से आपका ग्राम कैंसिल हो गया, और इसको अगर आप कैंसिल आउट करो तो देखो बेटा, मैं इसको और थोड़ा यहाँ लिख देती हूँ, ग्राम पर मोल, ठीक है। तो ग्राम से आपका ग्राम कैंसिल हो गया, मोल बचा, मोल आपका ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे अगर देखो आप अगर इस पॉइंट को हटाओ तो आप डिनोमिनेटर में 100 लिख सकते हो, 100 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 10⁻² लिख सकती हूँ, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें तो आपका क्या होगा, 49 1 49 और 49 2 98, ठीक है। तो आपका आंसर जो आ गया वो क्या आया, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻², ये मोल आपका ऊपर चला जाएगा, मोल, ठीक है। इतने मोल्स आ गए। अब आपका क्या करना है, आपको पता है 1/2 आपका क्या होता है, 1 को जब आप डिवाइड करते हो 2 से तो आपका आंसर आता है 0.5। अब आपका क्या है 10⁻², डिनोमिनेटर में है, अगर आपको न्यूमरेटर में ले जाना हो इसको, तो मैंने आपको क्या बताया था, पावर्स किस में हो जाएंगी, माइनस में हो जाएंगी, तो आप लिख सकते हो 0.5 इंटू 10⁻² मोल, ठीक है। तो आपके क्या है 0.49 ग्राम में आपके कितने मोल्स होंगे सल्फ्यूरिक एसिड के, 0.5 इंटू 10⁻²। अगर हम ये पॉइंट भी हटा दें तो बेटा आपका आंसर क्या आएगा, 5 इंटू 10⁻, यहाँ माइनस है, 10⁻³ आपका -3 आ जाएगा, ठीक है, मोल्स। तो -3 आपका क्या होता है, मिली होता है, तो आप लिख सकते हो 5 मिली मोल, ठीक है। यानी कि आपका 0.49 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड में कितने मोल्स होते हैं, 5 मिली मोल्स होते हैं, ठीक है बेटा। तो आपको ये समझ में आ गया कैसे किया है हमने। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो तो देखो बेटा सेकेंड आप क्वेश्चन करके देख लो, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। सपोज आपको गिवन है 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस वॉज गिवन, ठीक है, कि आपको 22 ग्राम्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस गिवन है, ठीक है। इसमें हम मल्टीपल पार्ट्स करते हैं जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व आउट हो जाएंगे। फर्स्ट पार्ट में मान लो हम निकालते हैं कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि इतने ग्राम मास में आपके कितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स आप कैसे कैलकुलेट करते हो, आपका फॉर्मूला क्या है, n इज इक्वल टू गिवन मास या गिवन वेट इन ग्राम्स अपॉन आपका क्या है CO2, गैस क्या होती है, एटम है या मॉलिक्यूल है,
मॉलिक्यूल होता है क्योंकि कार्बन एटम जब दो ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन होता है तो मॉलिक्यूल बनाता है। तो हम कह सकते हैं यहाँ आपका क्या है, मॉलिक्यूल है बेटा। तो मॉलिक्यूल आपका क्या होगा, हम लेंगे यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास और यहाँ यूनिट होगी ग्राम पर मोल। ठीक है, अब यहाँ से ये हमारा फॉर्मूला हम ये यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, गिवन मास कितना है 22 ग्राम्स आपको गिवन है। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास कितना होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, अभी मैंने आपको बताया था कितना होता है 44 ग्राम्स होता 44 होता है आपका, और इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ठीक है, तो ग्राम से ग्राम कैंसिल, 22 से 1 जा और ये कितना होगा 2 जा। ठीक है, और आपका ये बच गया मोल, मोल ऊपर चला जाएगा तो आपकी n की वैल्यू आएगी 1/2 मोल। ठीक है, दैट इज आप लिख सकते हो n इक्वल टू, यहाँ लिख दूं मैं n इक्वल टू 0.5 मोल, यानी कि आप कह सकते हो कि 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कितने मोल्स प्रेजेंट है, 0.5 मोल्स प्रेजेंट है। अगर हम सेकेंड पार्ट करके देखें, मान लो सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स, कि आपके इतने ग्राम्स में कितने CO2 मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। आपकी CO2 गैस इतने ग्राम्स गिवन है तो इसमें CO2 मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको पता है CO2 गैस में एक मॉलिक्यूल तो प्रेजेंट नहीं है, होता बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो हमारे 22 ग्राम CO2 गैस में कितने CO2 के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, यानी कि नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल, यानी कि यहाँ पे हमें क्या निकालनी, क्वांटिटी निकालनी है। नंबर आपको कैलकुलेट करना है कि कितने CO2 मॉलिक्यूल्स है। तो क्वांटिटी आप बेटा कैसे निकालते हो, क्वांटिटी यानी कि Q आपको निकालना है। क्वांटिटी आप कैसे निकालते हो बताओ, क्वांटिटी कैसे निकालते हो, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, यहाँ से आपकी क्या निकल गई, क्वांटिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो आप देख सकते हो Q इज इक्वल टू, यानी कि हम CO2 की क्वांटिटी निकाल रहे हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। तो कितने मोल्स है आपके, 0.5 मोल्स है, और ये आपका क्या है एवोगैड्रो नंबर, यानी कि आप शॉर्ट फॉर्म में मैं ऐसे लिख सकती हूँ, वैसे आप इसको मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हो। ठीक है, तो कितने नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स है 22 ग्राम ऑफ CO2 गैस में, 0.5 Na, यानी कि 0.5 ऑफ एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, तो अगर आपका इसमें अगर मैं आपका थर्ड पार्ट देखूं तो थर्ड पार्ट आप कैलकुलेट कर सकते हो नंबर ऑफ कार्बन एटम, कि कार्बन एटम कितने हैं इस गैस में, आपके कार्बन एटम कितने हैं, यानी कि आपको क्या निकालना है, क्वांटिटी ऑफ कार्बन एटम निकालना है। अब बेटा आपको पता है कि ये आपका कुछ सैंपल गिवन है, कितना 22 ग्राम सैंपल गिवन है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का गिवन है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे आपके कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल होंगे, CO2 इस टाइप के मॉलिक्यूल्स होंगे। तो उन पूरे गैस में, या मैं कहूँ उस 22 ग्राम गैस में कितने कार्बन्स है, ये देखो कितने कार्बन है, यानी कि हमें यहाँ पे कार्बन एटम कैलकुलेट करने हैं। अब कार्बन एटम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अब आपको पता है कि एक CO2 मॉलिक्यूल में कितने कार्बन होते हैं, 1 कार्बन होता है, यानी कि जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है आपके CO2 मॉलिक्यूल जितने इस गैस में है, जितने 22 ग्राम गैस में CO2 मॉलिक्यूल है, उतने ही नंबर ऑफ क्या होंगे आपके कार्बन एटम। और CO2 मॉलिक्यूल के नंबर हमने यहाँ कैलकुलेट किए थे, कितने थे, 0.5 ऑफ एवोगैड्रो नंबर, यानी कि आपके नंबर ऑफ कार्बन एटम भी कितने होंगे, 0.5 ऑफ एवोगैड्रो नंबर। नेक्स्ट अगर हम इसी क्वेश्चन में बात करें कि अगर हम कैलकुलेट करें, यहाँ पे एक और चीज कैलकुलेट कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। अगर हम ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करें तो बेटा ऑक्सीजन एटम देख रहे हो आप, इस पूरे सैंपल में आपके क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, और हर एक मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम है, 2 ऑक्सीजन एटम है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि एक CO2 मॉलिक्यूल में कितनी ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, यानी कि जब आपके टोटल नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन होंगी, आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हर एक मॉलिक्यूल में 2 ऑक्सीजन है, तो आप अगर टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन निकालोगे तो पूरे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल में
अगर आप CO2 मॉलिक्यूल में 2 मल्टीप्लाई करोगे यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5 Na, ये आपके क्या हो गए, आपके ये हो गए नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ठीक है बेटा, तो यहाँ से आपको देखो एक क्वेश्चन से आप कितने सारे क्वेश्चंस बना सकते हो। यहाँ से हमने देखा कि आपने क्या किया है, 22 ग्राम CO2 में आपका नंबर ऑफ मोल्स भी कैलकुलेट कर लिए, और जो हमने फर्स्ट कंसेप्ट पढ़ा था दैट इज मोल इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, वो भी हमने यहाँ पे कैलकुलेट करके देख ली कि अगर आपको नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है यानी कि क्वांटिटी ऑफ CO2 मॉलिक्यूल कैलकुलेट करना है तो वो भी कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको क्वांटिटी ऑफ कार्बन एटम कैलकुलेट करना है वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। अगर आपको क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन एटम कैलकुलेट करना है तो वो भी आप इस कंसेप्ट से कैलकुलेट कर सकते हो। तो हम एक लास्ट एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आपको ये कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाए। देखो बेटा, तो देखो बेटा नेक्स्ट एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं। देखो आपका सपोज आपका गिवन है मान लो 0.5 ग्राम ऑफ यूरिया is dissolved in water। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन गिवन है कि आपने 0.5 ग्राम नहीं मोल ले लो। ठीक है, क्योंकि हमने ग्राम के तो कैलकुलेट कर लिए, मोल का कर लेते हैं। 0.5 मोल्स ऑफ यूरिया इज डिजोल्व इन वाटर, यानी कि 0.5 मोल आपने यूरिया जो है, यूरिया के मॉलिक्यूल्स डिजोल्व किए हैं आपने किसमें, वाटर में। यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वेट ऑफ यूरिया डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, कि आपका मोल्स तो बता दिया कि आपने वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व किया है, बट यहाँ पे बात हो रही है वेट की कि कितना वेट, कितने ग्राम्स की टर्म्स में आपने यूरिया डिसॉल्व किया है वो आपको कैलकुलेट करना है। यानी कि आपको कैलकुलेट करना है वेट ऑफ यूरिया। ठीक है, तो वेट कैलकुलेट करने के लिए हमने फॉर्मूला निकाला था क्या, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय आइदर एटॉमिक मास, अगर आपको एटम का वेट कैलकुलेट करना है तो एटॉमिक मास, और अगर मॉलिक्यूल का कैलकुलेट करना है तो मॉलिक्यूलर मास। तो यूरिया आपका क्या होता है, यूरिया मैंने आपको बताया था क्या होता है, NH2CO, ये उसका फॉर्मूला होता है। तो आप देख सकते हो ये एटम है या मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है तो आप लोगे मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स बेटा आपको गिवन है कितने हैं, 0.5 मोल। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर मास। अब वो जो मैंने टेबल बनाया था वो आपका यहाँ काम आएगा, आप डायरेक्टली लिख सकते हो, आपका टाइम भी बचेगा। ठीक है, और आंसर भी, आप क्वेश्चन भी जल्दी कर पाओगे। तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास बेटा मैंने आपको कितना बताया था, यूरिया का जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो होता है 60 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो यहाँ से मोल कैंसिल हो गया है, आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 60 ग्राम, दैट इज 30 ग्राम। ठीक है, तो आपका जो वेट निकला यूरिया का जो कि आपने वाटर में डिसॉल्व किया है वो निकला 30 ग्राम। तो आप देख सकते हो हम यहाँ पे किसका, मोल इन टर्म्स ऑफ वेट में आपके दो फॉर्मूले यूज करें, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है तो गिवन वेट ऑफ सब्सटेंस अपॉन आइदर उसका एटॉमिक मास या फिर मॉलिक्यूलर मास जिसकी यूनिट होती है ग्राम पर मोल। ठीक है, या फिर हम कौन सा यूज कर सकते हैं, ये वाला, कि अगर आपको वेट निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाई बाय, अगर एटम का वेट निकालना है तो एटॉमिक मास, और मॉलिक्यूल का निकालना है तो मॉलिक्यूल मास। ठीक है, तो इससे बेस्ड क्वेश्चंस आप ट्राई करके देखना। आई होप आज का कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।